जाने जहां में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ़ नॉवल की किस्त नंबर 13। आज आगा इब्राहिम की आली शान महल नुमा कोठी के लॉन में सुबह से सब जमा थे। आगा करीम चेहरे पे ढेरों गैज़ो गसब लिए पुरौनियत अंदाज में कुर्सी पर बरात जमा थे। मेहताब ताई, फिजा और नाइमा चची करीब ही कुर्सियों पे बैठी मानी खेजी से मध्यम सरगोशियां कर रही थी। गफरान चचा, असद चचा भी पास ही बैठे परेशान थे। बरामदे के मुख्तसर जीने पे आरजू बैठी थी। घुटनों पे प्लेट रखे वो अपनी असली बेनियाजी से टोस्ट पे जैम लगा रही थी। उसके पीछे बरामदे में बिछी कुर्सियों पे बाकी लड़कियां बैठी खुसर फुसर कर रही थी। हसन मुस्तरब सा घास पे टहल रहा था। बार बार अपने सेल फोन पे कोई नंबर प्रेस करता वो झुंझला सा रहा था। वसीम अपने कमरे में था और फवाद आगा जान के बराबर कुर्सी डाले अखबार फैलाए सरसरी सा मुतालिया कर रहा था। गाहे बगाहे निगाह उठाकर सबके चेहरों के तासुरात देख लेता। उसके अंदाज में इत्मीनानो सरशारी थी। बस एक मुसर्रत थी जो किचन में कुर्सी पे बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। उनकी सारी जिंदगी की रियाजत रायगां गई थी। महमल कल एकेडमी जाने का कहकर बाहर निकली थी और जब शाम तक उसकी वापसी ना हुई तो उसका दिल बैठने लगा था। कितने नफल पढ़ डाले, कितनी दुआएं कर ली, मगर वो वापस ना आई। बात छुपने वाली कहाँ थी भला, सबको खबर हो गई। आगा जान तो सरापा गैज़ो गजब बन गए थे। थाने जाने की बात की तो फवाद ने ही उन्हें समझाया कि घर की इज्जत दाव पे लगाने का फायदा थोड़ी देर मजीद इंतजार कर लेते हैं। हसन और असद चचा सारी रात उसे अस्पतालों, मुर्दाखानों और सड़कों पे तलाश करते रहे, मगर जब 3 बजे के करीब वो नाकाम लौटे तो घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई। औरतों की मानी खेज निगाहें, मर्दों के मुलामत भरे फिक्रे मुसर्रत को अपनी रूह में गड़ते हुए महसूस हुए थे। वो उसी वक्त से रोए चली जा रही थी। बस आंख में आंसू और लबों पे एक ही दुआ थी कि महमल की लाश किसी अस्पताल, किसी नहर नाले से मिल जाए, मगर वो ना हो जो उनकी सारी रियासत साया कर दे। भाग गई किसी के साथ? अरे मैं तो पहले ही कहती थी। सुबह का सूरज तुलू होने लगा था जब ताई मेहताब की आवाज किचन में सुनाई दी। हाँ, शक तो मुझे भी यही है, नाइमा चची ने बुलंद सी सरगोशी की। वो सब रात से जाग रही थीं। अलबत्ता हसन के अलावा दूसरे लड़के लड़कियां भरपूर नींद लेकर अभी बेदार हुए थे। बस आगा जान एकदम धाड़े। अंदर किचन में रोती मुसर्रत ने दहल कर भीगा चेहरा उठाया। सबने चौंक कर आगा जान को देखा, जिनका सुर्ख सफेद चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अब अगर वो जिंदा इस दहलीज पे आई तो मैं उसे यहीं दफन कर दूंगा। सुन लिया सबने? अरे ऐसी बेटियों का तो पैदा होते ही गला घोंट देना चाहिए। इब्राहिम इसको भी साथ ले मरता तो अच्छा होता। हमारी इज्जत दागदार करने के लिए छोड़ दिया था। तौबा तौबा। जरूर किसी के साथ चक्कर था। कुरान उठाकर छत पे जाती थी। तौबा अस्तगफार, ताकि हम उस पे शक ना करें। इसीलिए तो मैंने उस दिन कहा था, मगर कोई सुने तो ना। ताई मेहताब को अपना गम याद आया था। मुसर्रत का दिल डूबता चला गया। तुम मर जाओ महमल, खुदारा मर जाओ, मगर वापस ना आओ। उनका दिल दर्द से चिल्लाया था। आज के बाद उसका नाम कोई इस घर में नहीं लेगा, और अगर आगा जान की बात अधूरी रह गई। किसी ने जोर से गेट पे दस्तक दी थी। सबने चौंक कर गेट को देखा। यहां तक कि बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी तोस खाती आरजू ने भी सर उठाया था। मुसर्रत धड़कते दिल के साथ खिड़की में आन खड़ी हुई। सुबह के 7 बजे पहले तो कभी इस तरह दस्तक ना हुई थी। हसन, दरवाजा खोलो जरा, असद चचा ने कहा तो हसन ने आगे बढ़कर गेट के छोटे दरवाजे के हैंडल का हुक खोला और पीछे हुआ। दरवाजा खुलता चला गया।
एक मरमरी सफेद हाथ दरवाजे पे धरा और फिर चौखट पे अंदर आते सफेद नंगे पांव दिखाई दिए। आगा जान बेचैनी से उठ खड़े हुए, बाकी सब भी साथ ही उठे। सबकी नजरें गेट पे जमी थी, जहां छोटे दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हो रही थी। सयाह पांव तक आता अबाया और चेहरे के गिर्द सख्ती से लपेटा सुरमई स्कार्फ, नंगे पांव सर झुकाए महमल इब्राहिम ने अंदर कदम रखा। हसन, इसे कहो यहां से दफा हो जाए वरना मैं इसका खून कर दूंगा। आगा जान जोर से धाड़े थे। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहां से बेशरम लड़की, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊं। वो जो गर्दन झुकाए अंदर कदम रख ही रही थी, एकदम सर उठाकर इतनी बेखौफी से गर्राई कि लम्हे भर को सब भौंचका रह गए। ताई मेहताब ने तो शशतर सा होकर मुंह पे हाथ ही फेर लिया। हसन उलझकर महमल को देख रहा था और फवाद अपनी जगह साकित सा रह गया था। वो अब पलटकर गेट खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे 2 पुलिस मोबाइल्स आगे पीछे ड्राइवे पे अंदर आईं। खटाखट दरवाजे खुले और सिपाही उतरकर तेजी से इर्द गिर्द फैलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो, बुलंद हुक्मियां कहता वो ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। यूनिफॉर्म में मलबूस चेहरे पे मध्यम सी फातिहाना मुस्कुराहट लिए वो घास पे खड़े इन पत्थर हुए लोगों के करीब आया। ये सब इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि कोई अपनी जगह से ना हिल सका। फवाद को ही सबसे पहले होश आया। उसके हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही थी। क्या बकवास है, उसने अगर हाथ पीछे करना चाहे। इस बकवास में लिखा है कि तुम्हारी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंसूख हो चुकी है और ये कि तुम्हें फौरी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। हमायूं दाऊद ने एक कागज उसके चेहरे के सामने लहराया। मसला क्या है ऑफिसर? क्या किया है मेरे बेटे ने? आगा साहब, आपके बेटे ने अपनी कज़न। हमायूं ने एक निगाह महमल पे डाली जो गेट के साथ सीने पे हाथ बांधे खड़ी नफरत भरी निगाहों से फवाद को देख रही थी। महमल इब्राहिम को अपनी एक फंसी हुई फाइल निकलवाने की एवज एक रात के लिए बेचा और अभी नाश्ता करते हुए वो गालबन इसी फाइल के अप्रूव होने का इंतजार कर रहे थे। आपको गलत फहमी हुई है सर। आपका बेटा शुमाली इलाका जात की लड़कियों के अगवा और खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है, ये आप भी जानते हैं और हम भी। इस दफा उन्होंने चालाकी की और अपनी कजन का सौदा करके उसे धोखे से मुतलका पार्टी के पास भेजा। अलबत्ता आपकी भतीजी पुलिस की हिफाजत में ही रही है क्योंकि वो सब पुलिस के प्लान के तहत था। आगा फवाद, गैंग को मंजरे आम पे ना लाने के लिए चाल तो अच्छी चली तुमने, मगर हर चाल कामयाब नहीं होती। महमल का एएसपी से चक्कर था। फवाद खामोशी से सुनकर बहुत आराम से बोला, मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। अब अपने करतूत पे पर्दा डालने के लिए ये मुझे फंसा रहे हैं ताकि खामोश हो जाएं। वो फट पड़ी थी। एक लफ्ज भी अगर आपने मेरे मुताल्लिक कहा तो मैं आपका मुंह नोच लूंगी। आपने मेरे साथ क्या किया, क्या आपको अंदाजा है? अरे ये क्या, चुप रहे, मैं बताती हूं। ताई मेहताब जैसे होश में आई थी, एकदम सीने पे हाथ मारती सामने आई। सारा फसाद इसी लड़की का मचाया हुआ है। ये मेरे बेटे को फंसा रही है ताकि इसके अपने करतूत ना खुले आगा साहब। उन्होंने ताई तलब नजरों से आगा जान को देखा और इधर उधर गर्दन घुमाई। सब खामोश खड़े थे, किसी ने हाँ या ना नहीं की। लड़की का नाम महमल इब्राहिम है। हमायूं ने मोबाइल का बटन दबाकर उसके सामने किया। स्पीकर से आवाज गूंजने लगी, फवाद की आवाज, जो बिना दिक्कत पहचानी जाती थी। 3 तारीख हफ्ते की शाम वो आपके पास होगी। मासूम, अनछुई और नौजवान है। आपकी डिमांड पे पूरी उतरती है। हर एक कहा। महमल को अपना चेहरा तमतमाता हुआ महसूस हुआ। जरा से वक्फे से मुख्तलिफ आवाजें गूंजी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आप प्लीज इनको बताएं, मुझे बचाएं यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए या नहीं? चाहिए है ना? तो जैसे एएसपी साहब कहते हैं करती जाओ। फवाद भाई,
وہ جو کرتے ہیں کرنے دو, صرف ایک ہی رات کی تو بات ہے, اب زیادہ بک بک مت کرنا, صحیح؟ صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا. اور اسی کے ساتھ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا. فواد نے سر جھٹکا. آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے ایس پی صاحب, گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے نا. اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. ان سب کو سانپ سونگ گیا تھا. ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متعصب کھڑا تھا. دیکھ لوں گا میں ایک ایک کو, ہاں ایک ایک کو دیکھ لوں گا میں. فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا. حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا. اسی دن کے لیے کہا تھا کہ اس سے دور رہو. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے, لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے, اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا. مجھے منع کر سکتے تھے لیکن اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے تم. میری جگہ اگر تمہاری اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے تم. وہ جواباً ایسے تڑک کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا. محمل, مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے, آپ سب ایک سے ہیں. اس نے منہ پھیر لیا. تبھی اس نے برآمدے کے ایک ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھی. ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے اس مغرور اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی. تو اس کا ٹکڑا تو اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا. آغا صاحب انہیں روکیں, یہ میرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کے رو پڑی تھی. آغا جان چپ کھڑے تھے. بالآخر غفران چچا آگے بڑھے. بھابی بیگم حوصلہ کریں, انشاءاللہ فواد شام تک گھر پہ ہوگا. ان کی بات پہ ہمایوں نے استحصا یا سر جھٹکا اور پلٹا. ایک منٹ اے ایس پی صاحب, آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے. وہ چونک کر پلٹا. یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے, ہم شریف لوگ ہیں, اس کو قبول نہیں کر سکتے. آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیے. محمل ساکت رہ گئی. اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی. واقعی؟ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے. جی واقعی, ان کے چبا کر کہنے پہ وہ مسکرایا. ٹھیک ہے محمل بی بی, تھانے چلیے. آپ سلطانی گواہ ہیں, گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں. میں نے تو چاہا تھا کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں. نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے اور نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا. چلو محمل. ارے نہیں اے ایس پی صاحب, محمل تو ہماری ہی بچی ہے. بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے اور عزت سے گھر آئی ہے. غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی. نہ بھی یقین کریں پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھیجوایا تھا, عورتوں کی مسجد میں. میری بہن ادھر پڑھاتی ہے. اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پہ زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا. وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت و ششدر کھڑی تھی جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا. گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئیں. غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگے. تائی مہتاب زور زور سے رونے لگیں. یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے, اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب. کم بخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا. اپنے باپ کے ساتھ یہ مر کیوں نہیں گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا. کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بامشکل انہیں باز رکھا. بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے, میں اسے جان سے مار دوں گی. محمل تم اندر جاؤ, فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی. فضا اور نائمہ نے مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. آغا جان ڈرائیوے کی طرف بڑھ گئے تھے. تائی اماں ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھی. وہ بھاگتے ہوئے اچانک رکی. ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا. اماں. آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سے چونکی. یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ نائس نیم. کدھر رہتا ہے؟
जहन्नम में, एड्रेस चाहिए तुम्हें? वो जहरखंद हुई तो आरजू ने बुरा सा मुंह बनाया। महमल उसका हाथ झटक कर एक शिकवा गुनाह निगाह मां पे डालती अंदर भागती गई। हुमायूं दाऊद, आरजू जेर लब मुस्कुराई और फिर तोस खाने लगी।